जो है वो दलित वोट बैंक दिखाई पड़ता है, 17-18 जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। दोनों को मिला दिया जाए तो ये 40% का आंकड़ा बन जाता है। और बहन जी के बारे में ये कहा जाता है कि सामाजिक समीकरण साधना कोई उनसे सीखे कि आजाद, बसपा, एआईएम और छोटे मोटे दल के एक साथ आ सकते हैं। तो ये तमाम तरह के दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आ जाएं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में साबित कर सकते हैं, एक बड़ा मजबूत गठबंधन साबित हो सकता है। ऐसा कहना है एआईएमआईएम के प्रवक्ता शौकत अली का, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने खुले तौर पर बसपा को एक बड़ा ऑफर दिया है कि गठबंधन कर लिया जाए, और ये गठबंधन होगा तो न सिर्फ भाजपा को बल्कि सपा कांग्रेस को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में मजबूत गठबंधन हो सकता है, लेकिन क्या जिस बसपा ने कांग्रेस को नकार दिया, जिस बसपा ने सपा को नकार दिया, जिस बसपा ने चंद्रशेखर आजाद के असपा को नकार दिया, क्या वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के लिए हामी भरेंगी? क्या बसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो क्या उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बन पाएगा? ये बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बन जाता है, और इसी पर चर्चा करेंगे। कई बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, निकल रहे हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान को किस तरह से देखते हैं कि जहां कांग्रेस को खाली हाथ लौटना पड़ता है, सपा को खाली हाथ लौटना पड़ता है, तो एआईएमआईएम किस आधार पर बसपा को ऑफर दे रही है? देखिए, पहली बात तो ये नजर आती है कि ओवैसी जी जो हैं वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। वहीं एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत, वो ये कहते हैं कि हम क्या बीएसपी के साथ में गठबंधन कर सकते हैं। तो ऐसे में कई तरह के अब इसको लेकर चीजें सामने आती है कि क्या बसपा जो एकला चलो की नीति पर लगातार बात करती रही है, बीते कई दफा हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंथन होता हुआ दिखाई पड़ता है, बातचीत होती हुई नजर आती है। तमाम तरह से जो बीएसपी के नेता हैं उनके बीच में कई तरह की रणनीतियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या वो रणनीतियां अकेले चलने को लेकर हैं या यहाँ पर संभावना बाकी दलों के साथ में जाने को लेकर भी है? क्योंकि जब बीएसपी की मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, उस मीटिंग के दौरान भी हमने देखा कि मायावती जी ने किसी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ नहीं बोला, सपा को लेकर कुछ नहीं बोला, बीजेपी को लेकर कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कहा कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। तो क्या अपने दम पर बीएसपी उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कर सकती है? अगर हम आंकड़ों पे जाएं, जो शुरुआत में आपने बात कही उसी के ऊपर अगर आसपास जाएं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22% जो है वो दलित वोट बैंक दिखाई पड़ता है, 17-18 जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। दोनों को मिला दिया जाए तो ये 40% का आंकड़ा बन जाता है। और बहन जी के बारे में ये कहा जाता है कि सामाजिक समीकरण साधना कोई उनसे सीखे, क्योंकि 2007 में जिस तरीके से उन्होंने इस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल की, सत्ता में आई पूर्ण बहुमत के साथ में, लेकिन 2012 के बाद से लगातार उनकी जो सियासी जमीन है वो भी खिसकती हुई दिखाई पड़ी, और ये भी किसी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक देखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी लोकसभा सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो महज एक विधायक उनका जीता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अपनी सियासी जमीन को वापस लाने के लिए मायावती को किसी न किसी का सहारे की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी। तो क्या जो दलित वोट बैंक है और क्या मुस्लिम वोट बैंक है, यहाँ पर क्या वो एक साथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या सारे मुस्लिम वोट जो हैं क्या वो ओवैसी की तरफ जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सपा लगातार मजबूत करने की बात करती है, पीडीए की लगातार यहाँ पे बातें करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ओवैसी जी का क्या कहना होगा, एआईएम का आने वाले दिनों में क्या कहना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात की बसपा इसको लेकर अपना क्या रुख इख्तियार करती हुई दिखाई पड़ेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तमाम समीकरण नाज़मीन बनते हुए और बिगड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल यही समीकरण है जो ये साबित करेंगे कि आने वाला समय क्या आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश में। अब जैसा कि सर ने कहा कि बीएसपी 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक ही सीट को जीत पाई, और अगर हम एआईएमआईएम की बात करें तो लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए और एक भी सीट एआईएमआईएम नहीं जीत पाती है।
तो ये बताया गया कि खुद ओवैसी की पार्टी अकेले लड़ी, वो चुनाव नहीं जीत पाई, बीएसपी अकेले लड़ी, चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर डाला जाए तो यही दोनों दल गठबंधन में चुनाव लड़े थे और इसके साथ और अन्य दल भी थे। और जैसा कि देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने कुल 6 सीटों को जीता था, जिसमें 5 AIMIM और 1 BSP थी। और इसके बाद जो बिहार में फिर विधानसभा का चुनाव होता है, इस विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, अकेले चुनाव लड़ा जाता है, बल्कि AIMIM के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आती है। और इस बीच में देखा जाता है कि ओवैसी की पार्टी फिर से 5 सीटों को जीत लेती है, बीएसपी 1 सीट को जीत लेती है। तो सर इससे सवाल बनता है कि जब बिहार में गठबंधन रहते हुए फायदा हुआ था, कुछ सीटें जीती गई थी, तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते? क्योंकि कई पार्टियां हैं जो वोट काटने के लिए, वोट बैंक को कम करने के लिए अपनी छोटी पार्टियों को आगे कर रहे हैं। जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि अगर हम 2019 का हम चुनाव देखें, उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और दोनों जो मोदी लहर के बावजूद 15 सीटों पर जीत हासिल करते हैं, यानी 5 समाजवादी पार्टी को मिली और 10 सीटों पर बसपा ने चुनाव जीता। लेकिन चुनाव जीतने के कुछ समय के बाद बसपा की तरफ से कहा गया कि भाई सपा की वजह से हमारा जनाधार खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इसलिए हम उनके साथ नहीं चलेंगे। और उसके बाद 2022 में अकेले चलो की नीति पर चुनाव में जाते हैं उत्तर प्रदेश में और महज 1 सीट जीत पाते हैं। उसके बाद फिर 2024 में चुनाव आते हैं, कहते हैं कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और एक भी लोकसभा सीट जीत नहीं पाते, जबकि पूरे देश में बीएसपी की तरफ से तकरीबन 400 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। तो ये ताकत अब दिखाई पड़ती है कि वो जो एक समय थी वो अब दिखाई नहीं दे रही है। लगातार उनका जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आता है। अगर हम 2024 को ही देखें तो 8 से 10% के आसपास मिला जुलाकर मायावती जी को वोट बैंक मिला, यानी कि जो 22% दलित वोट बैंक उनके साथ में रहता था वो भी अब खिसककर दूसरे दलों के पास पहुंच गया। ऐसे में जो आपने बात कही कि एकला चलो की नीति पर चलने की बात तो करते हैं, लेकिन एकला चलो की नीति पर सफलता मिल कहां रही है? तो ऐसे में अगर ओवैसी साथ आ जाते हैं, आजाद लगातार ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई हम भी बहन जी के साथ आना चाहते हैं, वो मुझे बुरा भला कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और सबसे बेहतर नेता के तौर पर मायावती जी को मानते हैं। तो ऐसे में क्या एक और समीकरण यहाँ पर बनकर उभर सकता है कि आजाद, बसपा, AIM और छोटे मोटे दल के एक साथ आ सकते हैं? तो ये तमाम तरह की संभावना है जो बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से शौकत अली जो यहाँ पर AIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह की बात को सामने रखा है, हो सकता है कि कोई बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ दिखाई पड़ जाए। क्योंकि अगर ये दोनों दल साथ आते हैं तो जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो दलित मतदाता, उनको साधने का प्रयास यहाँ से करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अभी 14 जून को जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका बिहार उत्तर प्रदेश दौरा भी होगा। बहराइच में रैली होगी ओवैसी की और इस रैली में एक जनाधार को तय करते हुए वो नजर आएंगे। लेकिन यहाँ बखूबी कहा गया कि सिर्फ AIMIM ही क्यों, इसमें चंद्रशेखर आजाद की असपा भी हो सकती है, इसमें पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमीराबादी भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो AIMIM ने पल्लवी पटेल के साथ मिलकर एक अलग मोर्चा तैयार किया था। तीसरा मोर्चा था PDM, जिसका सीधा संदर्भ था कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं और जो मुस्लिम हैं, इनको साथ लेकर चलना है। यानी कि सपा के कटाक्ष में PDM बनाया गया था, PDA के कटाक्ष में। अब ऐसे में देखना होगा कि पल्लवी पटेल के साथ भी हाथ मिला चुके हैं ओवैसी और अब मायावती को ऑफर दिया जा रहा है। तो क्या मायावती इस पर विचार करती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है कि मायावती को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ ही उतरना चाहिए या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या लगता है मायावती को लेकर? क्या हो सकती है आपकी राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।